गुड डे टू ऑल ऑफ यू। इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर हम जिस चीज़ की बात करेंगे वो होगा इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के साथ डील करेंगे। तो इन्फ्लेशन होता क्या है, यदि हम इसको जानने की कोशिश करें तो सिंपलेस्ट वे में यदि मैं बोलना चाहूँ तो इन्फ्लेशन कुछ नहीं है, महंगाई जो आ रही है, प्राइस में जो चेंज हो रहा है, बदलाव जो हो रहा है मूल्य के अंदर, वही इन्फ्लेशन है। यदि आप 100 रुपये के अंदर किसी टाइम पे 3 किलो चीनी परचेज कर पा रहे हैं, शुगर परचेज कर पा रहे हैं, बाद में जाके आप थोड़े टाइम बाद 100 रुपये के अंदर केवल 2.5 kg यदि शुगर परचेज कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब है इन्फ्लेशन आ गया। शुगर का प्राइस बढ़ गया, आपकी परचेजिंग पावर कम हो गई। उसी पर्टिकुलर 100 रुपीज़ के अंदर जहां आप 3 किलो परचेज कर पा रहे थे, अब उसी 100 रुपीज़ की परचेजिंग पावर कम हो गई है और आप जो परचेज कर पा रहे हो वो कम है। तो यही इन्फ्लेशन होता है। इन्फ्लेशन थोड़ी बहुत अमाउंट में ज़रूरी भी होता है, ज़्यादा इन्फ्लेशन नुकसानदायक भी होता है। थोड़ी बहुत अमाउंट में इन्फ्लेशन कैसे ज़रूरी होता है, जैसे हम देखना चाहे किसी फॉर्मल सेक्टर के अंदर कोई इंसान है तो उसके लिए तो बहुत सारे तरीके होते हैं जिसके थ्रू उसकी सैलरी को लगातार हाइक किया जाता है, बढ़ाया जाता है, लाइक उसे डीए मिलता है और बहुत तरीके के अलाउंस वगैरह मिलते रहते हैं। पर मैं एक फार्मर की बात करूँ तो उसके लिए प्रोत्साहन क्या हो सकता है, उसका डीए टीए वीए सब क्या हो सकता है, बेसिकली डीए उसका क्या हो सकता है। तो उसे यदि हम देखना चाहें तो वो इन्फ्लेशन ही होगा। यदि एक जो फार्मर है हमेशा 10 रुपये किलो आलू बेच रहा है और आलू का प्राइस चेंज ही नहीं हो रहा है, तो वो हतोत्साहित हो जाएगा। जब आलू 10 से 12 होगा, 12 से 15 होगा, 15 से 17 होगा, तभी जाके तो वो फार्मर हतोत्साहित ना हो कि प्रोत्साहित रह पाएगा और उगाने के लिए जाएगा। तो इन्फ्लेशन उस इनफॉर्मल बंदे के लिए एक्चुअली में, जो कि सीधा जो अपनी फील्ड से बेचता है आलू को, उसके लिए जो उस पर्टिकुलर इन्फ्लेशन है वो काफ़ी अच्छा बेटर काम भी कर रहा है। ज़रूरी भी है एक लिटिल थोड़ा कम अमाउंट ऑफ इन्फ्लेशन, बहुत ज़रूरी है। तो इसको हम थोड़ा निटिगिटी में देखते हैं कि इन्फ्लेशन है क्या, कैसे मेजर किया जाता है, हमारी कंट्री में इन्फ्लेशन का क्या हाल है, कितना है इन्फ्लेशन, ये सब चीज़ों को हम यहाँ पे देखते हैं। तो बेसिकली यदि हम पहली लाइन देखें तो इसमें लिखा हुआ है, इन्फ्लेशन रेफर्स टू द राइज इन द प्राइस ऑफ most goods and services of daily or common use such as food, clothing, housing, recreational जो पर्पज़ की चीज़ें होती है, ठीक है, मनोरंजन की चीज़ें और लाइक दैट। तो उनके अंदर जो डेली बेसिस पे जो परिवर्तन आ रहा है, जो चेंज आ रहा है, ऐसे मंथली बेसिस पे भी मेजर कर सकते हैं, तो दैट इज इन्फ्लेशन। ठीक है। अब इन्फ्लेशन के लिए एक यदि हमें कुछ स्टैंडर्ड तो बनाना पड़ेगा ना, एक्चुअली में ऐसा नहीं है कि मैं एक एक चीज़ के पर्टिकुलर इन्फ्लेशन को देखते रहूँगा कि आलू इतना महंगा हो गया, प्याज इतना महंगा हो गया। इट्स नॉट लाइक दैट। हमें एक्चुअली में एक कमोडिटी बनानी पड़ेगी, एक बास्केट बनानी पड़ेगी कमोडिटी की, फिर उसके अंदर कितना फ्लक्चुएशन आया, उसके अंदर कितना चेंज आया, उस चीज़ को एक ओवर द टाइम विद रेफरेंस के साथ हमें देखना होगा। तब हम एक्चुअली में इन्फ्लेशन की बातें कर पाएंगे सही तरीके से। ओके, तो ये इन्फ्लेशन है। आगे यदि हम और देखें तो ये किस चीज़ को इंडिकेट करता है, यदि इसको देखा जाए कि इंडिकेटिव किस चीज़ का होता है, तो मैंने पहले भी बता दिया, परचेजिंग पावर जो आपका है, एक्चुअली 100 रुपीज़ में आप जो परचेज कर पा रहे हो उसका पावर कम हो गया। पहले आप 100 रुपीज़ में 3 किलो शुगर परचेज कर पा रहे थे, अब आपके 2.5 kg शुगर परचेज कर पा रहे हो, मतलब आपका परचेजिंग पावर कम हो गया। तो ये एक तरीके से इंडिकेशन होता है कि किस रफ्तार से, किस स्पीड से, किस तरह से आपके परचेजिंग पावर की में कमी होती जाती है एक्चुअली में। और ये डेसिलेरेशन को भी इंडिकेट करता है, एक्सेलरेशन जो होता है इकोनॉमी में, और इन्फ्लेशन डेसिलेरेशन को इंडिकेट करता है एक्चुअली में। ठीक है। हाउएवर, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, मॉडरेट अमाउंट ऑफ द इन्फ्लेशन जरूरी होता है क्योंकि प्रोडक्शन को प्रमोट करता है। इन्फ्लेशन होगा तभी तो लोग प्रमोट होंगे प्रोडक्शन करने के लिए, अदरवाइज उन्हें हमेशा कॉन्स्टेंटली फिक्स अमाउंट ऑफ प्राइस मिलता रहेगा तो वो कैसे मोटिवेट हो पाएंगे। पैरेलल में और चीज़ें तो महंगी होती जा रही हैं पैरेलल में, और तो इकोनॉमी में मतलब हर चीज़ पर आगे जा रही है, और आप यदि अपना आप जो पर्टिकुलर प्रोडक्शन कर रहे हो उसमें इन्फ्लेशन है ही नहीं, तो फिर आप डिमोटिवेटेड हो जाओगे, डिस्करेज हो जाओगे। लाइक मैंने फार्मर्स का एग्जाम्पल जैसे लिया कि फार्मर्स को बहुत सारी और भी ऐसी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है अपनी लाइफ को सस्टेन रखने के लिए, जो कि लगातार महंगी हो रही है। और जिस चीज़ को वो उगा रहा है, यदि वो चीज़ महंगी नहीं हो पा रही है समय के साथ, तो वह तो उत्साहित हो जाएगा। उसके बाद पैसे ही नहीं होंगे, पैसे कम हो जाएंगे, तो अच्छी लाइफ नहीं जी पाएगा और एक अच्छी लेविश लाइफ की तरफ नहीं बढ़ पाएगा वो। ठीक है। तो थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन ज़रूरी भी होता है। जनरली मैं आपको बता दूं कि जितनी डेवलप्ड कंट्री होगी इन्फ्लेशन जनरली इतना उसमें कम होगा, और डेवलपिंग कंट्री और जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है उसमें इन्फ्लेशन ज़्यादा होता है जनरली। ठीक है। हमारे यहाँ पे जो इन्फ्लेशन है उसको टारगेटेड रखा गया है, अभी इसके बारे में हम आगे भी बात कर लेंगे, फॉर +-2। हमारी गवर्नमेंट की कोशिश होती है कि इन्फ्लेशन को 2 से 6 की रेंज के बीच में रखा जाए। ठीक है, इतना रखा जाए, उसके बिहाफ पे उसके बिहाफ पे बहुत सारी पॉलिसीज़ वगैरह बनती हैं, उसको थोड़ा और देख लेते हैं हम। ठीक है। तो यहाँ पे हम देखें तो एक्चुअली में कौन जो है हमारे यहाँ पे इन्फ्लेशन
वगैरह, सॉरी कौन पूरा कैलकुलेट कर रहा है इन्फ्लेशन को, हम तो मॉस्पी होती है हमारी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। तो ये जो मॉस्पी मिनिस्ट्री है इसके अंदर एक एनएसओ होता है, ठीक है। एनएसओ अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर जो एनएसओ है, ठीक है, वो एक्चुअली में हमारे यहाँ पे इन्फ्लेशन को काउंट करने का काम करता है। और ये क्या होता है, नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस होता है एनएसओ जो होता है वो, ठीक है। तो ये इसको काम करो कैलकुलेट करने का काम करता है। मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन की बात की जाए तो अब इन्फ्लेशन को भी बहुत सारे लेवल पे मेजर किया जा सकता है। तो एक तो आता है आपका WPI, ठीक है, और एक आता है आपका CPI। देख लेते हैं कौन WPI क्या होता है, CPI क्या होता है, क्या दोनों में डिफरेंस है, कौन सा हम ज़्यादा यूज में लेते हैं, कौन RBI यूज में कौन सा लेता है, हमारे लिए कौन सा बेनिफिशियल ज़्यादा है यूज में लेना, उन सब चीज़ों को हम देख लेते हैं। तो एक्चुअली में होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI की जो बात है जो आती है, इट इज़ द मोस्ट वाइडली यूज इन्फ्लेशन इंडिकेटर इन इंडिया। मोस्ट वाइडली यूज इन्फ्लेशन इंडिकेटर इज WPI। ओके, पब्लिश बाई, कौन पब्लिश करता है इसको, ये थोड़ा डिफरेंट है। इसको मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर जो ऑफिस आता है इकोनॉमिक एडवाइजर का, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो कि आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर, वो इनको पब्लिश करते हैं, वो WPI को पब्लिश करते हैं। अब देखो WPI होता क्या है, ऑल ट्रांजिशन एट द फर्स्ट पॉइंट ऑफ बल्क, all transitions at the first point of bulk, 1 minute, sorry, yeah, all transition on the first point of bulk sell in the domestic market are included। तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ बल्क सेल जो प्रोडक्ट हो रहा है मतलब होलसेल लेवल के ऊपर जो मेजरमेंट होता है वो होलसेल प्राइस इंडेक्स मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन कहलाता है। इसका मेजर क्रिटिसिज्म क्या होता है, दिस इंडेक्स इज द जनरल इज दैट जनरल पब्लिक डज नॉट बाय प्रोडक्ट्स एट द होलसेल प्राइस, क्योंकि जनरल पब्लिक जो होती है होलसेल प्राइस के ऊपर प्रोडक्ट को बाय नहीं करती है। इस वजह से ये इसका क्रिटिसिज्म निकल के आता है कि इससे आप क्या इंडिकेट कर रहे हो, जनरल पब्लिक पर्पज इन्फ्लेशन तो काउंट नहीं हो पा रहा है ना इससे, ठीक है। इसका जो बेस ईयर रखा गया है वो पहले 2004-05 होता था, उसको अब 2011-12 कर दिया गया है इन 2017। ओके, अब हम बात कर लेते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की, जिससे कि जो जनरल पब्लिक होती है उसका इंटरेस्ट ज़्यादा जुड़ा हुआ होता है, उसकी हम बात कर लेते हैं। तो इट मेजर द प्राइस चेंज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द रिटेल बायर। तो रिटेल बायर जो होता है, जो पब्लिक जनरल पब्लिक जिस तरीके से बाय करती है, जिससे बाय करती है, मतलब कि रिटेल बायर से जो जिस तरीके के इन्फ्लेशन को जो रिटेल बायर फेस करता है, दैट इज एक्चुअली नॉन एज द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इट मेजर चेंज ओवर इन द लेवल ऑफ द रिटेल प्राइस ऑफ द सिलेक्टेड गुड्स एंड सर्विसेज इन विच कंज्यूमर ऑफ ए डिफाइंड ग्रुप स्पेंड देयर इनकम्स। ओके, अब इसमें भी इसका जो टाइप्स होता है वो काफ़ी चार टाइप का बताया गया है। वैसे एक्चुअली 6 टाइप का है ये, अभी आपको देखने को मिलेगा। तो वैसे बहुत बेसिकली 6 में इसमें 3 को एक साथ कंबाइन कर दिया गया है, तो 4 टाइप का हो जाता है। तो CPI ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर, CPI ऑफ एग्रीकल्चर लेबरर का CPI, और CPI फॉर रूरल लेबरर एंड CPI फॉर रूरल अर्बन एंड कंबाइंड। ओके, अब इसको कौन रिलीज करता है, तो ऑफ दीज 3 आर कंपाइल्ड बाई, इनमें से जो शुरू के 3 हैं वो लेबर ब्यूरो इन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ये इंपॉर्टेंट है, कौन किसको क्या कैसे कंपाइल करता है इसको याद रखने की रिक्वायरमेंट है। लाइक मैंने बता दिया आपको कि इकोनॉमिक एडवाइजर करता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अंदर आता है WPI को, ठीक है, पब्लिश। और यदि हम CPI की बात करें तो जो 4 टाइप के CPI है उसमें से जो शुरू के 3 टाइप के CPI है, जिसमें इंडस्ट्रियल वर्कर्स आता है, एग्रीकल्चरल लेबरर आता है, रूरल लेबरर आता है, इनको एक्चुअली में लेबर ब्यूरो जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर आता है वो कंपाइल करते हैं, वो पब्लिश करते हैं। और जो चौथे नंबर पे आ रहा है उसको आपका जो रूरल अर्बन एंड कंबाइंड के अंदर जो CPI आ रहा है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आ रहा है, उसको CSO करते हैं, ठीक है। वैसे NSSO प्लस CSO को मर्ज करके NSO बना दिया गया है, तो आप ये ध्यान रख सकते हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ मॉस्पी के अंदर आ ही रहा है जो इंडिकेट कर रहा है, ठीक है, और इसका बेस ईयर 2012 है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन WPI एंड CPI की यदि हम बात करने की कोशिश करें तो जैसा कि हमने पहले भी देख लिया है कि WPI क्या करता है, ट्रैक करता है प्रोड्यूसर लेवल के ऊपर है ना, और CPI जो ट्रैक करता है वो ट्रैक करता है कंज्यूमर लेवल पे। बहुत बास्केट मेजर्स इन्फ्लेशन ट्रेंड्स द मूवमेंट ऑफ द प्राइस सिग्नल्स विद इन द ब्रॉडर इकोनॉमी। तो इसमें कुछ स्पेशल है नहीं, एंड इसमें लिखा हुआ है फूड फ्यूल एंड मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स, ठीक है। और जो ये 2 इंडिक्स हैं वो डिफर करते हैं, इनका वेटेज वगैरह का सिस्टम थोड़ा थोड़ा सा अलग होता है, हल्का सा ना, इस चीज़ को ध्यान रखना। एक इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे आती है, WPI डज नॉट कैप्चर चेंज इन द प्राइस ऑफ सर्विस विच CPI डज। तो जो सर्विस की प्राइस में चेंज होता है उसको WPI मेजर नहीं करता है, तो CPI उसको मेजर करता है। इन अप्रैल 2014 के अंदर RBI ने कौन सी अडॉप्ट किया है, CPI एज द की मेजर ऑफ इन्फ्लेशन। CPI को ही की मेजर ऑफ इन्फ्लेशन को
आरबीआई ने लिया है। और हमारी जो अब आरबीआई जो भी ध्यान रखती है वो सीपीआई के बिहाफ पे ध्यान रखती है। उसके अंदर हमने टारगेट रखा हुआ है फॉर ±2%। मतलब हमारा इन्फ्लेशन कहीं से 2 से 6% की रेंज के बीच में होना चाहिए, जो कि सीपीआई है एक्चुअली में। ठीक है, ये होता है। और मैंने आपको पहले बता दिया कि जो डेवलप्ड कंट्रीज होती है वहाँ पे इन्फ्लेशन जनरली कम होता है और डेवलपिंग कंट्रीज में इन्फ्लेशन ज़्यादा होता है। हमारे यहाँ पे एवरेज इन्फ्लेशन जैसे मैंने बता दिया 2 से 6 के बीच में चलता है। ठीक है, तो हमारा जो सेविंग अकाउंट जो हमको इंटरेस्ट पे करता है एक्चुअली में हमारे इन्फ्लेशन को ही मतलब कि न्यूट्रल करने की कोशिश कर रहा होता है, उससे हम कुछ गेन नहीं कर रहे होते हैं। तो परचेजिंग पावर कांस्टेंट रखने के लिए हम अपने पाउंड को सेविंग अकाउंट में रख सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द इन्फ्लेशन इन सिंपलेस्ट वे। इसी तरह के इकोनॉमी के अलग अलग छोटे छोटे कंसेप्ट के साथ हम आगे भी मिलते रहेंगे। ये इंटरेस्टिंग वीडियोज आते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।